लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें जारी होने के बाद देश और गुजरात में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जारी है। कौन सा उम्मीदवार कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा जारी है। आज के इस खास शो में चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी। चुनाव को लेकर जो भी चर्चा चल रही है उसमें लोकसभा चुनाव में गुजरात में कहां-कहां पर पेच फंसे हुए हैं सर? गुजरात में बीजेपी के भी 4 कैंडिडेट बाकी है। जी। कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। ये ऐतिहासिक पार्टी थी, इतिहास की तरफ जा रही है। उसमें से एक ने नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिया है। जी। नॉमिनेशन क्या, उन्होंने पार्टी को कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना है। जी। जोहन गुप्ता है अहमदाबाद से। तो जब किसी पार्टी का डिक्लेयर कैंडिडेट नॉमिनेशन करने से मना करते तो समझिए कि पार्टी की परिस्थिति क्या है। जोहन गुप्ता का तमाम कांग्रेसी कल सोशल मीडिया में ट्रोल किए कि गद्दार है, फल्ला है, ढिकना है। लेकिन जोहन गुप्ता गुजरात में अकेला ऐसा युवा था जिसने सबसे तेजी से दिल्ली में अपनी जगह बनाई। जोहन गुप्ता का जो राजनीतिक जीवन है वो क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसकी क्या है। एक बार अहमदाबाद से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े, वो भी हार गए। उसके बाद एआईसीसी में गए। उसके पहले गुजरात कांग्रेस सोशल मीडिया के कन्वीनर थे। एआईसीसी में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। कम से कम 10 स्टेट के वार जोन का वो इंचार्ज थे। उससे ज्यादा बड़ी बात जो है कि दिल्ली में जो एक अहमद पटेल लॉबी थी, उस अहमद पटेल लॉबी को वो मजबूती से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब भरूच में अहमद पटेल के परिवार को टिकट नहीं मिला और पिछले 6-8 महीना से देखिए तो कांग्रेस छोड़ के कौन से लोग गए हैं। सबसे ज्यादा जाने वाले वो लोग हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले से जो लोगों ने जाना चालू किया, उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी और लॉयल्टी देखेंगे तो उनमें से एक बड़ा हिस्सा अहमद पटेल से जुड़ा हुआ था। जी। जोहन गुप्ता ने जो कारण दिए थे कि उनके पिताजी की तबीयत नहीं थी, जी। वो कारण इसलिए सही नहीं लगता कि उनके पिताजी यानी राजकुमार गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया। जी। और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन किया। यदि वह बीमार थे तो उनके पास ऐसी तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं, और जिम्मेदारी थी तो पद से इस्तीफा देते। एट द प्रेजेंट वो डिसिप्लिनरी कमेटी में थे, और डिसिप्लिनरी कमेटी में बाकी लोग भी होते हैं। वो कोई ऐसी कमेटी नहीं होती कि जिसमें आपको जमीन पे जाना पड़े, वो तो ऑन पेपर कमेटी होती है। तो राजकुमार गुप्ता का पार्टी छोड़ने का कारण कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान, और उसका परेशानी का कारण ये है कि जिस पार्टी में आप 40 साल 45 साल रहे हो, आपने तमाम पद भोगे हो, आपने तमाम सुविधाएं भोगी हो, सत्ता का मजा लिया हो, ये कौन सा आदमी नहीं चाहता कि आज यदि ईश्वर ना कहे कुछ ऐसा होता, भगवान कहे वो स्वस्थ हो जाए, तो कम से कम कांग्रेस के झंडे से जाते ना सही। जी। अस्पताल में आपको पार्टी छोड़ने का विचार आया, और ये वो लोग हैं पार्टी छोड़ के जाने वाले जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी हैं। जी। इसलिए सोशल मीडिया पे उनको जब ट्रोल किया गया तो आज उनने आपत्ति भी जताई है कि कांग्रेस में मुझे लोग गद्दार कहते हैं। लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं कि गद्दार नहीं कहे तो कहाँ कहे। तो गुजरात की कांग्रेस की कल सीईसी होने वाली थी।
जी। नहीं हुई। हम्म, दूसरी बात जो है बीजेपी का भी, बीजेपी के कैरेक्टर में, और बीजेपी डिसिप्लिन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन बड़ौदा में रंजन भट्ट को रिपीट करने से जिस तरह की चीजें सामने आ, कल केतन ईमानदार ने सुबह इस्तीफा दिया। 1:30 रात में आप इस्तीफा मेल से भेजते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं। हालांकि केतन का ये दूसरी बार है, जी। उनको भी पता है कि मेल से इस्तीफा वैलिड नहीं है, इसलिए मेल से भेजा, लेकिन एक दबाव बनाने पे तो जरूर नहीं जी। चाहिए। जी। दूसरी जो बड़ी बात है, आज जिस तरह के बैनर लगे, क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया कि मोदी तो उससे बैड नहीं, रंजन मैन पे ही खैर नहीं, ये राजस्थान में स्लोगन लगे थे वसुंधरा के टाइम, लेकिन रंजन मैन वसुंधरा राजे नहीं है। जी। तो सब बीजेपी में भी बहुत सारी चीजें तो है। जी। जूनागढ़ में बीजेपी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे, जो 4 सीटें बाकी है जी। उसमें जूनागढ़ है, मेहसाणा है, सुरेंद्रनगर है। कल बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें भी एक बार देख रहे हैं कि कांग्रेस से कैंडिडेट कौन है, तो जो उम्मीद ये थी कि आज बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी वो नहीं होगा। उसी विषय पर तो- मेरी चर्चा है कि उनकी सुई कहाँ पर अटक रही है भाजपा की, उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं दी। उनकी जूनागढ़ और मेहसाणा 2 ऐसी जगह है हाँ। जहाँ पे उनके पास इतने कैंडिडेट है कि किसको दे। जी। महिला को आगे लाने की बात है जूनागढ़ से, और जब आपके पास सिटिंग एमपी होते हैं तो आपको काटना मुश्किल होता है। जी। अच्छा, मेहसाणा तो वैसे भी कास्ट बेस है, गुजरात का वो एपिक सेंटर है एक तरह से। वहाँ पे नितिन भाई ने मांगा था, फिर नितिन भाई ने मना किया, तो नितिन भाई को लड़ना नहीं होता तो मना क्यों करते, मांगते क्यों? जी। तो लड़ना था तो मना किया कि मना कराया, वो नितिन भाई के साथ भी दूसरी बार हुआ। जी। तो एक जो बड़ा सवाल है वो बीजेपी में भी जूनागढ़ और मेहसाणा लगभग तय है। मेहसाणा में एक तानवीर परिवार है, वहाँ से नाम आएगा, जूनागढ़ से किसी महिला का नाम आएगा, सुरेंद्रनगर में भी कुली पटेल आएगा। तो चीज़ें बीजेपी की जो है वो अपनी एक मोड में डिसाइडेड है, क्योंकि बीजेपी के पास एक जो बड़ा फायदा है वो बीजेपी को आज ये नहीं देखना है कि चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि मार्जिन इतनी बड़ी है कि अपोजिशन जैसा कुछ है नहीं। और साधन संसाधन से भी गुजरात बीजेपी बहुत संपन्न हो गई है अपोजिशन के मुकाबले। तो बीजेपी को ये नहीं देखना है कि चुनाव कौन जीतेगा, उनको पता है कि हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी को ये देखना है कि आगे हमें कौन काम करेगा, जी। किसका पॉलिटिकल करियर ज्यादा लंबा हो सकता है। इसलिए ये चारों जो बीजेपी के बचे हुए कैंडिडेट हैं उसमें आप देखेंगे तो नए नाम होंगे, उसमें यूथ होगा, क्योंकि 10 साल बाद कांग्रेस ने क्या किया, 2004 में 2009 में जो लोग सांसद बने थे आज कांग्रेस के वही लोग लीडर है ना। जी। और जो उस समय 50 साल वाले थे वो तो बीजेपी में चले गए, जी। कुंवर जी बावलिया बीजेपी में चले गए, सोमा गांडा पटेल बीजेपी में चले गए। आज बचे कौन है? वही तुषार चौधरी, वही भरत सिंह सोलंकी। तो आप पॉलिटिक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, यदि किसी 35 साल के आदमी के 40 साल के आदमी पे आप दाव लगाते हैं जब आपका अच्छा टाइम है, तो 20 साल उसके पास करियर होता है पार्टी को अपना देने के लिए। तो जब पार्टी का स्ट्रगल टाइम होता है तो वो साथ में रह लेता है। यदि आप 60 साल के कैंडिडेट को टिकट देंगे
तो 20 साल बाद तो वो फिर अपने बच्चे का अगले इलेक्शन में मांगेगा। जी जी। तो बीजेपी के जो चारों कैंडिडेट आएंगे वो सब कैंडिडेट मुझे जितना समझ में आता है वो नए नाम। रोहन गुप्ता की जो हमने बात की कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा पार्टी को, या तो फिर चुनाव को लेकर अहमदाबाद पूर्व के हिस्से में कहीं पे भी? सवाल ये नहीं है कि रोहन गुप्ता ने टिकट लौटा दी, इस्तीफा नहीं दिया, टिकट लौटा जी। रोहन गुप्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव हार गए, तो वो कितने प्रभाव पड़ेगा ऐसा कुछ है। 3 लाख से हाई हुई सीट है, उसमें किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अब कैंडिडेट को, वह एक तरह से माइग्रेंट सीट है। हिम्मत सिंह पटेल पहले मना कर चुके हैं, अब वहां से हिम्मत सिंह को वापस लड़ना पड़ेगा। हिम्मत सिंह नहीं लड़ेंगे तो किसी को लड़ाना पड़ेगा। तो पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई एक कैंडिडेट लड़ने से मना कर देता है और उसकी जगह जो दूसरा कैंडिडेट आता है, तो मानसिक तौर से असर तो पड़ता है, लेकिन जमीन में कोई बड़ा असर पड़े ऐसा है नहीं। है। जो भी कांग्रेस की बात की हमने, भाजपा की बात की, उनके कई उम्मीदवारों के नाम बाकी है, तो उनमें से कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवारों के नाम आपको लगता है कि फाइनल है, कि वही होंगे? यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगभग 7-8 कैंडिडेट फाइनल है। आज लेट नाइट या कल तक उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। उसमें आनंद से देखिए तो अमित चावड़ा तय है। अमित चावड़ा विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता हैं, उसके पहले प्रदेश प्रमुख थे, विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता थे, और वो जो सीट है वो मूल उनके पिताजी की सीट है, विश्व सिंह चावड़ा की। फिर वो उनके नाना माधव सिंह सोलंकी पे गई, फिर भरत सिंह सोलंकी पे आई। अब भरत सिंह सोलंकी ने मना कर दिया कि मैं जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 चुनाव भरत सिंह सोलंकी वहाँ से हारे भी, 2014 और 19 का। तो आनंद लगभग तय है। पाटन से चंदन सिंह ठाकुर तय है जगदीश ठाकुर के मना करने के बाद। खेड़ा से कालू डाभी तय है। अमेरली से जिनी ठुम्मर जो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वीरजी ठुम्मर की बेटी है, वीरजी ठुम्मर अमेरली से सांसद थे, तो जिनी बेन लगभग तय हैं। साबरकाठा से राजेंद्र कुमावत या तुषार चौधरी में से एक लगभग तय हुए हैं। यदि तुषार चौधरी लड़ने के लिए तैयार है, उनकी माँ हिनाबेन गामित वहाँ से एक बार सांसद थी, उनके पिताजी वहाँ को रिप्रेजेंट करते थे, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो खेड़ब्रह्म उनकी से वो एमएलए है, साउथ गुजरात से आके। तो 2022 में उनने जीता जब कांग्रेस के सभी दिग्गज निपट गए थे। तो तुषार चौधरी लगभग तय है। फिर आगे हम जाए तो अहमदाबाद वेस्ट जो खाली हुई रोहन गुप्ता के इस्तीफा से, तो ले दे कि हिम्मत सिंह है, हिम्मत सिंह को लड़ाना ही पड़ेगा। राजकोट से परेश धानाणी, पुरुषोत्तम रूपाला को पहले विधानसभा में हरा चुके हैं अमेरली में। तो राजकोट में कांग्रेस के पास वो दोनों कैंडिडेट राजकोट के जो है वो बाहर से आएंगे। 3 सीटें ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस के पास आज भी कैंडिडेट नहीं। बाकी जगह तो लगभग तय है और 7-8 कैंडिडेटों का आज लेट नाइट या कल तक नाम भी पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि सीईसी जो होती है ये कहने के लिए है कि सीईसी में नाम तय होते हैं जी, सीईसी में नाम तय नहीं होते। सीईसी के पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसमें नाम तय। सीईसी में कौन होगा? हर स्टेट के लिए अलग से तो सीईसी होती नहीं, एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है।
अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि साबिक काठा कहाँ है जी। अब जब पता ही नहीं है कि साबिक काठा कहाँ है तो वहां पे 3 नाम लिखे हैं, राजेंद्र कुमावत, तुषार चौधरी और राजेंद्र सिंह। तो उनको पता ही नहीं है कि ये भाई कौन लोग हैं। तो उसके पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी में पीसीसी चीफ होते हैं, विधायक दल के नेता होते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं इंचार्ज, और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। तो उसमें बेसिकली डिस्कस हो जाता है और कहीं बड़ी मुश्किल से 10% सीटों पे 2 नाम का पैनल बन जाता है कि भाई ये या ये। तो जो स्क्रीनिंग कमेटी में तय होता है मोस्टली वही सीईसी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ हैवी वेट कैंडिडेट होते हैं जी। जैसे नौसाई। नौसाई देश की सबसे बड़ी मार्जिन से हारी हुई सीट है, 6,80,000 की माइनस है, मतलब है विधानसभा लगभग 1 लाख वोट से माइनस है। 75% वोट बीजेपी को मिला। तो वहां किसी को भी लड़ाई है क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन वो सीईसी में इसलिए डिस्कस होगा क्योंकि वहां से अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल लड़ना चाहती। पीसीसी मुमताज पटेल को नहीं लड़ाना चाहता और उसमें एक गुड फेथ है। गुड फेथ ये है कि 7 लाख की सीट पे अहमद पटेल की बेटी को लड़ाना मतलब आग में झोंकने जैसा है। जी जी। तो पता है कि नहीं जीतना है, नहीं तो क्यों लड़ा है। जी। लेकिन एक लॉबी ये है जो चाहती है कि 7 लाख की सीट है, यदि नेता नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। जी। शहीद ही करना है तो नेता शहीद हो, कार्यकर्ता क्यों शहीद हो। जी। इसलिए वो डिस्कस होगा। जी। सूरत में कोई कैंडिडेट नहीं है, जो 3 नाम है वो तीनों के जमानत जब्त हुई है। नीलेश कुमारी, दिनेश सावलिया दोनों जमानत जब्त किए हुए हैं। तो बहुत कुछ है नहीं। बीजेपी ने भी लगभग अपने कैंडिडेट तय किए हुए हैं। जी। तो अब कैंडिडेट लेवल पे बहुत सारी चीजें बची है, ऐसा नहीं है। सवाल एक ही है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस से आएंगे उनमें से कितने नए रोहन गुप्ता तो नहीं निकल आएंगे। जी। और ये लोकसभा ऐसा है कि इसमें कैंडिडेट टिकट लौटाए। बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की तो आसनसोल से भोजपुरी गायक को टिकट दिया, उसने शाम को मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस से रोहन गुप्ता ने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो अभी ऐसे एक आध नाम और आएंगे जो डिक्लेयर होने के बाद कहें कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं चुनाव में कैंडिडेट के आने की जाने की, तो उसी बात पे एक और बात है कि ये चुनाव इतना नीरस क्यों लग रहा है कि वो इतना गर्माहट वाला माहौल नहीं है मिल रहा है। वो ये चुनाव नीरस इसलिए है कि उसके 2 कारण। एक तो गुजरात का चुनाव 3rd फेज पे है। जी। 12 अप्रैल से आपका नॉमिनेशन चालू होगा। जी। तो अभी 1 महीना बाकी है। जी। कैंडिडेट पहले डिक्लेयर हो गए। जी। तो अभी से यदि वो इलेक्शन जमाएंगे तो मई में वोटिंग है। जी। तब तक तो जेब खाली हो जाएगी। जी। जी। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि लड़ाई नहीं है। जी। जीतने वाले को पता है कि मैं जीत रहा हूँ, हारने वाले को पता है कि मैं हार रहा हूँ। जी। तो मेहनत करने का कोई कारण तो होना चाहिए ना। जी। आप एफर्ट्स कब करते हैं? जब आपको रिजल्ट को लेके डाउट हो। जी। इसमें नहीं है। और जहां मजबूत कैंडिडेट है, बनासकांठा में देखिए गिनीबेन लड़ रही, जी। जी।
तो जहां कैंडिडेट मजबूत है, जिनको लगता है कि हम लड़ाई बना सकते हैं, तो वो लड़ रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो एक सिविल सोसाइटी है, बीजेपी के अच्छे से अच्छे वर्कर से बात की, वो थक गया है, उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। वो नाराज भी हो जाए तो कहाँ जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि वो चाह के भी नहीं जा सकती। तो ये जो लड़ाई है वो एक हैंडीकैप और एक कोमा पेशेंट के बीच का रेस है। तो बट नेचुरल है कि हैंडीकैप ही जीत जाए। जी जी। और राम मंदिर है, 370 है, सीए है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जी। उन सब के बीच में जो अपोजिशन है उसके पास ना तो नेता बचे हैं, जी ना संगठन है, जी ना कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं। जी क्योंकि कांग्रेस का तो अकाउंट ही सीज है। जी जी कल खड़गे जी ने कहा कि भाई चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनकम टैक्स ने अकाउंट सीज किया हुआ है। जो कैंडिडेटों को ऑफिशियल पैसा देना है वो भी कैसे देंगे। जी। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है। इस विषय पर आपका क्या कहना है कि जिस पे हमने बात की कि ईडी ने जो उनके अकाउंट्स सीज किए हुए उस विषय पर? इनकम टैक्स ने कांग्रेस का अकाउंट सीज किया है। जी अब जब आपका अकाउंट सीज है तो आपके पैसे सीज हो गए। जी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंपेनिंग बिना पैसे के तो कैसे करेगी। जी। अच्छा, यदि आप रूलिंग पार्टी हैं और आपके अकाउंट सीज हो गए तो दूसरे बहुत सारे आपको आपकी क्रेडिट चल जाती है। आप एजेंसीज आपके लिए ओयल ग्राउंड पे काम कर लेती हैं। जी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई गुजरात में, जी तो लोकल लोग शामिल हुए, अपने से शामिल। पीसीसी मैनेज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि पीसीसी के पास उतने संसाधन ही नहीं थे। जी। आज आप गुजरात में किसी भी 10 किलोमीटर में चले जाइए, आपको 50 कमल दीवार में बने हुए दिख जाएंगे। जी तो उस पे पैसा लगा है ना। जी 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 कांग्रेस के पास पैसे का वो फ्लो नहीं है। जी। इसलिए चुनाव जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपका फ्लो कहाँ से होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यू गुजराती न्यूज़ पर।